टारगेट किया, उनसे टीचर को फॉलो किया, हर एक चीज़ को डिटेल में जाना। तो 365 में आया था और यहाँ पे पूरा मेरी 1 साल की जर्नी रही है। और सबकी जर्नी एक जैसी होती है कहीं ना कहीं, जो यशवंत अपनी जर्नी बता रहा है कि 2023 में फिजिकल आउट, 2024 के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे सीपीओ के लिए, आपने इंग्लिश के लिए सिलेबस कहाँ से कवर करा? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्री का, आपका सीपीओ प्री का क्या स्कोर रहा कि आपने फिजिकल के लिए, क्योंकि सीपीओ में सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, जैसे जो आप पहले कर चुके थे 23 में फिजिकल, सीपीओ की मेंस की आपकी तैयारी गुरुकुल के अंदर ही हुई है। आपका गुरुकुल में क्या आपका फीडबैक रहा कि गुरुकुल में कैसा माहौल था? अभी राहुल से भी हमने बात करी, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमेशा जो रिजल्ट आएगा ना, वो स्ट्रेस फ्री आएगा भाई, प्रेशर से ऑफिसर नहीं बन सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज हमारे साथ है यशवंत, जो सीपीओ में सीआईएसएफ एसआई सिलेक्टेड है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर जो बच्चे गुरुकुल से सिलेक्ट हुए हैं उनसे एक बार आप मिलवाइए। दूसरा, इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, क्या कुछ इनकी स्ट्रेटेजी रही, क्या गलतियां इन्होंने 2023 में करी जिसकी वजह से सीपीओ में फेल हो गए, और क्या इन्होंने अच्छा करा जिसकी वजह से 24 में इनका सिलेक्शन हुआ। कैसे सिलेबस को टारगेट करना है, किन बुक्स को इन्होंने टारगेट किया, कौन से टीचर को फॉलो किया, हर एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यशवंत, आप अपना एक बार फैमिली बैकग्राउंड बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और घर में कौन कौन है परिवार में? हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशवंत चौधरी है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और मेरे पापा खेती करते थे, वो 2019 में एक्सपायर हो गए। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से हूँ। और मैं यहाँ पे मेरे जो सबसे अनसंग हीरो जो रहे हैं, मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा। मेरे मामा जी जो पिछले साल एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मेरे को गांव में मैं पढ़ता था, मेरे को बाहर लेके गए। झुंझुनू में मेरी 12th हुई, उसके बाद मेरे को जयपुर में लेके गए, वहाँ पे मैंने सोबोध से बीएससी किया। उसके बाद मैंने एसएससी में आया और सीजीएल की प्रिपरेशन करता था। और सीजीएल के लिए ही प्रॉपर मैं था, मेरा एक शुरू से ड्रीम था कि मैं सीजीएल से कोई अच्छी पोस्ट लेनी है। तो भाई जो डेस्टिनी होती है वहीं पे लेके जाती है। एक दो बार मेरे प्री हुए, कई बार मैं प्री में रह गया, कई बार मेंस में फाइनल में रह गया सीजीएल में। फिर मैं 2023 का मेरा सीपीओ का पहला पेपर दिया मैंने, उसमें 140 मेरा स्कोर था प्री में। और फिर मैंने फिजिकल की तैयारी जयपुर से करी और आईटीबीपी नोएडा में मेरा फिजिकल था, वहाँ पे मैं 4th राउंड में रनिंग आउट हो गया था। तो वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँगा कि वो सबसे बड़ा सेटबैक मुझे लगा पहली बार। तो वो उस चीज़ को ना मैं कम से कम 1 से डेढ़ महीने तक पचा नहीं पाया था कि यार मैं कैसे फिजिकल में रह गया था। तो वहाँ से मैंने ठाना था कि यार मेरे को सीपीओ में ना हर चीज़ में टॉप करना है, फिजिकल को लेके या कोई भी प्री मेंस मेरा 100% देना है, अच्छे से करना है। फिर मैंने 2024 के लिए अप्लाई करा सीपीओ में, मेरा प्री में स्कोर 153 बना। और फिर मैंने फिजिकल की तैयारी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में रह गई करी। और फिर जैसे ही मेरा फिजिकल हुआ, आई थिंक 18 अक्टूबर को मेरा फिजिकल हुआ था। उसके बाद में दिवाली से जस्ट 2 दिन पहले, लगभग 28 अक्टूबर को, श्योर नहीं हूँ मैं, 28 अक्टूबर के करीब में मेट्रो 365 में आया। तो मेरे उस टाइम पे मेरे तीनों मेंस थे, CHSL, CGL और सीपीओ। तो मैं सौरभ सर से यहाँ पे मिला, तो सौरभ सर ने सबसे पहले मेरे को बोला कि तीनों मेंस के आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो मैंने मॉक टेस्ट लगा के इनको स्कोर दिखाया, तो मेरे को पहले ही सर ने बता दिया था कि भाई CHSL के 15 दिन बचे हैं, तो CHSL तो आपके हाथ से गया, सीधी बात है। अभी आपके पास CGL है और सीपीओ दो है। तो सीजीएल का फिर उसके लगभग 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ गया था प्री का, वहाँ पे मैं 0.20 से रह गया था। और फिर मैं प्रॉपर सीपीओ की करने लग गया था। सीपीओ मेंस था मेरे पास, इकलौता सीपीओ मेंस बचा था। देखो भाई, अब होता क्या है, देखो एक बच्चे के साथ सबकी जर्नी एक जैसी होती है कहीं ना कहीं, जो यशवंत अपनी जर्नी बता रहा है कि 2023 में फिजिकल आउट, वहां से एक ठानना कि मुझे अगले उसके तरफ टारगेट करना है, और कोई ना कहीं डेस्टिनी भी होती है कि शायद सीपीओ 23 में होता तो कोई ना कोई सीआरपीएफ या ऐसी कोई पोस्ट मिलती, मुझे लगता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके चल रही हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है यशवंत कि 2024 के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे सीपीओ के लिए, आपने इंग्लिश के लिए सिलेबस कहाँ से कवर करा था? सर एक्चुअली मैं बीएससी किया था मैंने, तभी मैंने
उस टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग होती थी BIPM, तो उससे मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया था जयपुर से। और उसके बाद मैंने कभी भी कोई कोर्स परचेज नहीं किया, बस जैसे ही मेरे कभी मेंस होता था, कभी प्री होता था, तो मैं प्रैक्टिस बैच से जुड़ता था। उसमें अमन सर का सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ, रानी मैम का और अमन सर, दो को मैंने प्रैक्टिस के लिए हमेशा फॉलो किया है। और उसके बाद बस यही है कि प्रैक्टिस करता गया। प्रीवियस ईयर बुक्स हो गई, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर रही इंग्लिश के लिए मेरी। और उसमें से चैप्टर वाइज एरर निकालना बहुत शानदार उसमें दे रखे हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन एक नंबर दे रखे हैं, तो वो मैंने सारे अच्छे से करे थे उससे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्री का, आपका सीपीयू प्री का क्या स्कोर रहा? सर CPU प्री का मेरा 153 स्कोर। 153 था। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार सीपीयू प्री में स्कोर कम तो नहीं रह गया? क्योंकि सर आप कहीं ना कहीं 23 में फेल हुए थे, तो टारगेट 24 में रहता है DPSI निकालनी, तो क्या आपका था? सर मेरे को ये था कि थोड़ा जो भी स्कोर था मैं सेटिस्फाइड था एक बार के लिए। मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इंग्लिश में कर जाऊंगा, 190 स्कोर आराम से मैं करूंगा, और उस हिसाब से मेरे को कॉन्फिडेंस था। और मेरी तैयारी भी मैं जिस हिसाब से मैं गुरुकुल में जो टारगेट लेके आया था, मेरा ये था कि मैं 190 स्कोर करना ही करना है। तो फिर पहला मॉक आपने सीपीओ का लगाया मेंस का, तो पहले मॉक में आपका क्या स्कोर था? पहले मॉक में सर मेरा 170 का राउंड स्कोर। 170 के राउंड था। अब आपकी सबसे पहले ये जानते हैं कि आपने फिजिकल के लिए, क्योंकि सीपीयू में सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, जैसे जो आप पहले कर चुके थे 23 में फिजिकल, तो फिजिकल के लिए बच्चे को क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, क्या क्या गलती फिजिकल के लिए तैयारी करते वक्त वो ना करे, या जो बच्चा प्री की अभी तैयारी कर रहा है, 2025 का प्री आ रहा है, बच्चा सोचता है प्री के बाद फिजिकल की तैयारी कर लूंगा, तो क्या गलती वो ना करे? सर फिजिकल का ऐसा है कि आपको ना थोड़े थोड़े एफर्ट्स आपको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं, क्योंकि एक साथ जब जैसे ही आपका प्री होता है उसके 1 1.5 2 महीने बाद फिजिकल ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बिल्कुल ही टच में नहीं है फिजिकल के, तो एकदम से नहीं हो पाएगा। डेली बेसिस पे कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो रेगुलर 2 3 किलोमीटर रनिंग जारी रखिए। और अपना जो लॉन्ग जंप हाई जंप जो है, हाई जंप सबसे ज़्यादा सीपीओ में मांगते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप। तो जैसे मान लो सीपीओ में आप मान के चल रहे हैं कि फिजिकल एक इंपॉर्टेंट रोल है, 2 3 किलोमीटर आपने रनिंग कहा, बहुत बच्चों का माइंडसेट ये होता है, नहीं सर पहले ना एग्जाम की तैयारी कर लूँ, फिर मैं फिजिकल की तैयारी कर लूंगा, और कहीं ना कहीं ओवर वेट भी हो जाते हैं। कहीं आपने भी मेंशन किया था कि आपका 90 किलो के अराउंड वेट था, तो वो क्या था? सर मेरा हमेशा से ये था, मैं पढ़ने में शुरू से अच्छा था, लेकिन फिजिकल में सब ये बोलते थे कि इससे रनिंग वनिंग के लिए तो ये नहीं बना है। लगभग 90 केजी के करीब मेरा वजन था। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने यूनिवर्सिटी में कोचिंग ली थी फिजिकल के लिए। तो वहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट करी 2023 में। पहली बार मैं रनिंग कभी ट्रैक पे गया, तो मैंने वहाँ पे मेरा काफ़ी हद तक मैंने लगभग 90 से मैं लगभग 75 पे आ गया था पिछली बार 2023 के टाइम पे। फिर उसके बाद जैसे ही मैं रनिंग में कुछ बीमार भी था, और कुछ जो एक थोड़ी बहुत गलतियां मैंने करी, वो ये थी कि उस टाइम मेरे को ना जुकाम लग गया था। तो उस टाइम सर्दियों का टाइम था, तो मेरे ना मेरी डाइट में बिल्कुल ना तो मैं जूस ले रहा था, ना कुछ ऐसा कुछ खा पी रहा था, तो डिहाइड्रेशन था। और जैसे ही मैंने रनिंग स्टार्ट करी, तो सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि फर्स्ट राउंड में मैंने जो आर्मी वाले निकालते हैं उस हिसाब से निकाल दिया, 1 मिनट और 13 सेकंड में पहला राउंड। तो पहले राउंड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं निकालना है भाई, इतना तेज़ निकाल दिया कि मेरे ना चौथे राउंड तक जाते जाते मेरी बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। और लगभग 100 मीटर दूर, और मेरे पास टाइम था पूरा 50 सेकंड में, आराम से जॉगिंग करते हुए कर सकता था। लेकिन मेरी ये गलती थी कि मैं बिल्कुल, मेरे पास एनर्जी नहीं थी, सब कुछ ब्लैंक हो गया था, और मैं साइड में जाके गिर गया। तो ये 2023 में सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि पहला राउंड बहुत तेज़ लिया, और मैंने डाइट का और उसका थोड़ा हेल्थ का सबसे बड़ा ध्यान रखना है फिजिकल से जस्ट 1 महीने पहले, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेडिकल का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सीपीओ मेडिकल को लेके? क्योंकि बच्चे मेडिकल के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं मेडिकल थोड़ा टाइट भी हुआ है। मेडिकल के लिए क्या क्या इश्यूज बच्चों को आ सकते हैं, या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मेडिकल का मैंने पहला मेडिकल इस बार सीपीओ का दिया है। तो उसमें मैं सौरभ सर से कुछ दिन लगभग 10 15 दिन पहले मेडिकल से मिला था। तो सर से मैं कह रहा था, मैं सर रातों को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, मतलब वो चलता रहता है कि मेडिकल फाइनल स्टेज है, और यहाँ नहीं हुआ तो फिर आप वो सांप सीढ़ी वाला है, 100 से 0 पे आओगे सीधा। तो सर ने 3 4 बार मेडिकल दिया हुआ है सीपीओ का, तो सर ने बोला कि मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके कुछ ऐसा कोई बड़ा है तो दिक्कत है, बाकी कुछ ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था कि यार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी मेरा ये था कि वेट लगभग, मेरी हाइट है 176, तो मेरे को वेट का लगभग 69 to 72 के बीच में कुछ मेरे को वेट रखना था। तो मेरे को ये था कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसके हिसाब से लेके जाना, और मैं वही लेके गया।
वेट में कोई, मेरे को ये था कि कोई एक भी पॉइंट मुझे लेना नहीं है कि उससे मेरी कोई ना रातों की नींद खराब हो जाए उससे एक भी, क्योंकि रीमेडिकल अगले नेक्स्ट डे बुलाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक भी मेरे को कोई पॉइंट मिले। तो मैंने प्री मेडिकल कराया। मेरा दोस्त है वो एमबीबीएस कर रहा है उसके हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर करवाया। तो वहाँ पे माइल्ड डीएनएस बताया था मेरे को डॉक्टर ने, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि माइल्ड है, ऐसा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, बाकी अपने बेसिस पे आप सर्जरी करवाओ तो करवा लेना। मैं सौरभ सर से मिला बाद में आके, सौरभ सर से मैंने पूछा कि भाई माइल्ड डीएनएस का, तो सर ने बोला कि डीएनएस वगैरह इतना थोड़ा बहुत चल जाता है, लगभग सबके रहता है। तो मैंने बिना सर्जरी के मैं माइल्ड उसमें डीएनएस में गया, तो डीएनएस में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी प्रॉपर सब कुछ चेक होता है, ऐसे कुछ बहुत ठीक ठाक सा मेडिकल होता है। उसमें तुम्हारे सबसे जो अगर कोई बहुत ही बड़ी कोई दिक्कत है ना, उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। जैसे आइज़ का हो गया, आइज़ तुम्हारी आई साइट अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा नॉक नहीं हो गया, कैरी एंगल हो गया, और तो मेन पॉइंट तो यही है अभी। और छोटी मोटी चीज़ें तो चल जाती है। बाकी वेट है, वेट बिल्कुल आपको चार्ट के हिसाब से ले जाना, क्योंकि वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि +-5 वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा। बाकी अपने चार्ट के हिसाब से लेके जाना है। तो ये है कि बिल्कुल ये सोच के चलो कि यार मुझे तो कोई भी पॉइंट है तो उस पर पहले ही काम करना है। ये नहीं कि भाई मैं इसको तो चलो किसी भी चीज़ को कोई लाइट लेके चलना नहीं है, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा एक दिन में ही कोई दिक्कत मेरे को आई नहीं, एक भी पॉइंट नहीं मिला, एक दिन में मैं फ्री हो गया था मेडिकल से। सीपीओ के मेंस के लिए आपने तैयारी करी, सबसे पहले क्योंकि सीपीओ की मेंस की आपकी तैयारी गुरुकुल के अंदर ही हुई है, आपका गुरुकुल में क्या आपका फीडबैक रहा कि गुरुकुल में कैसा माहौल था? अभी राहुल से भी हमने बात करी थी जिनकी 192 रैंक थी, नवीन पोशवाल भी 284 रैंक, और भी हमारे पास लगभग, क्योंकि उस टाइम मेरे पास छोटा बैच था, 80 बच्चे थे, बहुत बढ़िया वो बैच गया। मेरे हिसाब से आपके बैच से 24-25 बच्चे मेंस दे रहे थे, तो उसमें से 13-14 बच्चे फाइनल सीपीओ में भी गए हैं, और भी बच्चे जो थे वो 6-7 बच्चे पहले ही निकल चुके थे आईसीएमआर वगैरह में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा गुरुकुल को लेके, और बच्चों को क्या सजेस्ट करना पाओगे बिल्कुल जेन्युइनली? प्रॉपर मैंने सीपीओ मेंस की मेंटर 365 में रह के तैयारी करी है। तो उसमें ये था कि सर बीच बीच में क्या क्लासेस लेते हैं जिनका, जैसे जो भी मेंस है या प्री है उससे पहले। तो हम सीपीओ मेंस वालों की जब क्लास ली थी तो सर ने ये बोला था कि कम से कम नहीं तो लगभग 175 प्लस स्कोर तो इजीली आएगा ही आएगा। इससे ऊपर थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। उसमें तुम्हें रीडिंग पे काम करना है, जैसे पीक्यूआरएस हो गया, पैसेज, पैराजम, क्लोज टेस्ट वगैरह, इस पे काम करना है डेली बेसिस पे, क्योंकि ग्रामर वगैरह सारे सही करते हैं वो, तो एक बार आपने रट ली तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ने जो क्लास ली थी उसमें यही था कि भाई आपको ना रीडिंग पे फोकस करना है। और हमारा जो पूरा ग्रुप था काफ़ी अच्छा ग्रुप था। सबके जो मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे सर लगवाते थे, उसमें सर का सबसे पहले ये रहता था कि भाई आप आपस में डिस्कस करो कि भाई कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन पे डिस्कस करना है, कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, क्या है, किसका सही है किसका गलत है। तो उससे बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर होती हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने एरर का कोई सही किया है और सामने वाले ने गलत कहा है, तो मैंने उसमें क्या सोचा था उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये रहता है। तो इंग्लिश के लिए काफ़ी हमारे जो ग्रुप था उससे काफ़ी हेल्प मिला। और एक अपना जैसे वोकैब याद करने का तरीका रहता है कि भाई न्यूमोनिक्स, कई न्यूमोनिक्स से करते हैं, कई रूट वर्ड्स हो गया तुम्हारा, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे बार बार रिवीजन करना है, कौन सा सोर्स फॉलो करना है, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे जब ग्रुप में रहते हैं और सर के जब गाइडेंस में रहते हैं, तो एक कंटेंट का, सोर्स का और जो माहौल का ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पे एक एज मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। रेगुलरली कितने घंटे आप पढ़ लेते थे यहाँ पे एवरेज? गुरुकुल में अगर बात करूँ तो रेगुलर 9 से 10 घंटे इजीली पढ़ाई होती है, बिना किसी ऐसे एफर्ट डाले, एफर्टलेसली 9 से 10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। और वैसे घर पे जब आप पहले जयपुर रह रहे थे तो? सर अगर मैं जेन्युइनली खुले में बोलूँ तो मैं लगभग ऐसे रहता था, मैं इतना लेजी था कि लगभग 11-12 बजे तो मैं उठता था सुबह, जयपुर की बात बता रहा हूँ। और घर पे भी मैं एक बार स्विच करके देखा था मैंने 2 महीने के लिए, तो घर पे ऐसे रहता था कि यार बस मम्मी को दिखाने के लिए, कि भले ही मैं मेच्योर था, लेकिन एक रहता था कि यार मम्मी को दिखाने के लिए मैं 2 घंटे सुबह क्लास ले लूँ, उसके बाद कुछ नहीं करना, तो ये रहता था। चलो, तो अब बात करते हैं मेंस की। आपने लगभग कितने सीपीओ मेंस के मॉक लगाए होंगे एग्जाम से पहले? एग्ज़ाम से पहले सीपीओ मेंस के लगभग 40 के करीब मॉक लगा। क्या गलती है बच्चों को एग्जाम में सीपीओ मेंस में नहीं करनी? भाई जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी वो था कि जो आप जो एक्स्ट्रा बर्डन लेके जाते हो किसी रैंक का या पोस्ट का, वो सबसे पहले नहीं लेके जाना, जो मैं लेके गया था। मेरा ये था कि मुझे दिल्ली पुलिस एसआई लेना है
और मेरा दिल्ली पुलिस एसआई कब मिलता जब मैं 190 प्लस स्कोर करता। तो मेरा ये था कि अगर मैंने 8 से 10 क्वेश्चन भी गलत करे तो मैं डीपीएसआई की रेस से बाहर हो जाऊँगा, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके वहाँ पे गया। मेरा मॉक टेस्ट में यहाँ पे जो कंसिस्टेंटली अगर मेरा एवरेज देखें तो 180 प्लस था हमेशा इंग्लिश सीपीओ मेंस में। तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बर्डन लेके गया और थोड़ा सा पेपर क्या इस बार लेंदी था, उसमें पैरा जंबल्स बहुत अच्छे लेवल के आए, लगभग 16-17 पैरा जंबल आए और मैं उसमें टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाया और बहुत गंदे तरीके से मैं उनमें फंसा। और उसके बाद मैं ले दे के काफ़ी, जब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, ले दे के मैं 200 क्वेश्चन तक पहुँचा था। तो लगभग 16-17 पीक्यूआरएस में से मेरे 6-7 पीक्यूआरएस सही थे। तो कई बार क्या होता है कि जब हम चीज़ें तो बढ़िया से कर रहे होते हैं, मेहनत भी खूब बढ़िया से करी होती है, पर जो प्रेशर है, कॉन्शियसनेस है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमेशा जो रिजल्ट आएगा ना, वो स्ट्रेस फ्री आएगा भाई। प्रेशर से ऑफिसर नहीं बन सकता। ठीक है, मेहनत करो, डिसिप्लिन से मेहनत करो, पर एग्जाम में जाके किस बात का प्रेशर है? एग्जाम तो ठीक है, अब जो हमने मेहनत करी थी उसका फल लेने आए हैं, बस सिंपल सी बात है। और कुछ चीज़ें होती है, कई बार लक पे भी डिपेंड होती है, कुछ चीज़ें भगवान के लिए भी छोड़ दो, कोर्स प्लान भी छोड़ दो। मैंने पहले भी मेंशन करा है कि भगवान का जो प्लान है परफेक्ट होता है, उसको ज़्यादा चेंज मत करो आप, तो कुछ आप भगवान पे भी चीज़ों को छोड़ दो। तो ये आपने मेंस में करा। दूसरी चीज़ एक मैं पूछना चाहूँगा पर्टिकुलरली रीजनिंग के लिए, कि रीजनिंग में आपका प्री का क्या स्कोर था और आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? रीजनिंग में सर मुझे याद आ रहा है लगभग 44 के अराउंड मेरा स्कोर था प्री में। प्री में और रीजनिंग के लिए सर मैंने कुछ भी नहीं करा। रीजनिंग के लिए मैंने जो भी जैसे 2-4 टॉपिक हैं, जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, हमारा कैलेंडर वगैरह तो एसएससी पहले पूछता नहीं था, तो ये इन 2-3 चीज़ों की मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी। बाकी मॉक टेस्ट से बार बार मैंने मॉक टेस्ट लगाए, रीजनिंग मॉक टेस्ट से लगभग कवर हो जाती है। ठीक है। तो ओवरऑल एज ए सीपीओ को आप एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं उस साइड, आप ओवरऑल एग्जाम को कैसे देखते हैं? सीपीओ मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है, या अगर चीज़ों को ढंग से करा जाए, कैसे आप एग्जाम को परसीव करते हैं जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे आगे? भाइयों, अगर आपको बिलीव है कि मैं फिजिकल कर सकता हूँ, और मैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहले किया हुआ हो या मैं बहुत ही आपने रनिंग वगैरह करी हो, ऐसा कुछ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल 100% कर सकते हो। अगर तुम्हारा फिजिकल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एसएससी में सबसे अगर इजी जॉब लेना है तो वो एसएससी सीपीओ में है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भाई जो काफ़ी कंपटीशन है ना, वो दो चीज़ें कम कर देती है। पहला इंग्लिश, बहुत बच्चे इंग्लिश के लिए अटेम्प्ट में जाते ही नहीं। दूसरा फिजिकल और मेडिकल, बहुत बच्चे मेडिकल, हाइट इश्यू और भी बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो भाई पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी करो, सीपीओ के लिए लगातार मेहनत करते रहो। आप भी एक दिन इसी कुर्सी पे बैठे होगे, अपना सिलेक्शन इंश्योर करो। बस ये एक लड़ाई है आपकी खुद के साथ, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस की। परसिवरेंस बेसिकली क्या होता है कि लगातार अप्स एंड डाउन स्टेज ही जाएंगे, पर लगातार आपको पॉजिटिव होकर मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। रही बात मेंटरशिप की, तो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू मेंटरशिप वगैरह कर ही रहा हूँ। बाकी जो बच्चा सीपीओ के लिए, स्पेशली सीजल के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ऑफलाइन गुरुकुल भी आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। आप नए बैच के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। और कुछ आप पर्टिकुलरली आप कुछ मेंशन करना चाहो कोई कि भाई ये चीज़ है माइंड में सक्सेस, क्योंकि देखो बच्चा क्या देखता है कि आपकी जर्नी, ठीक है आपने रही फेलियर्स, बहुत फेलियर्स आपने देखे, लेकिन आज जब आप सक्सेसफुल हो चुके हो तो एक बात जो आपके माइंड में चलती थी कि यार ये चीज़ रखना ध्यान, आप 100% पार पा जाओगे। भाई, अब मैं जब मेरी पूरी जर्नी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्पिरेंट होता है ना, एस्पिरेंट का रोल मेरी मानने में ऐसा है कि 50-60% ही रहता है। पूरा रोल जो आपके जो साइड में, जैसे आपकी फैमिली हो गई, आपके दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट हो गए, और आपके जो टीचर्स हो गए, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप हमारी जो मैं लगभग 10th जब मैंने पास करा तो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने बोला कि यार हमारे घर में कोई भी ऐसे मैथ्स का कोई नहीं है, तो मुझे साइंस मैथ में उन्होंने डाला कि इसको डालना ही है। तो अगर वो चीज़ें नहीं होती तो मैं वहाँ पे नहीं जाता, मैं बीएससी नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती। तो वो सारी चीज़ें हैं, और पूरी जो फैमिली के जो सपोर्ट है, बाकी दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल ही आपको ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो फैमिली का और तुम्हारा जो म्यूचुअल जो बिलीफ है, वो सबसे कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि मेरे ऊपर तो मेरे घर वालों का ये बिलीव था कि कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन हमारा जो लड़का है ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, चाहे कितना ही नेगेटिव बोले, लेकिन उनका हमेशा से बिलीव रहा है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि भाई आपका और घर वालों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे मेन है। और ये अगर किसी की जर्नी लंबी हो रही है, नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको फेल्यूर से भगना नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें बेटर होती है। जैसे मैंने मेंशन करा कि मैं 2023 में रनिंग में आउट हुआ, तो उस टाइम अगर मैं हाथ पैर मार के भी अगर मैंने
टीयर 2 देता तो मैं सीआरपीएफ एसआई से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता मेरे को। तो इस बार काफ़ी बेटर मेरी रैंक भी इम्प्रूव है और काफ़ी सीएसएफ मुझे मिला। तो ये है, कुछ ना कुछ चीज़ें बेटर होती हैं और सबसे बड़ी बात है खुद पे बिलीव रखो और मस्त तैयारी करो। फालतू की जैसे घर की भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जैसे घर की हम बिना काम बाहर रह रहे हैं, भले ही जैसे गुरुकुल में मैं रहा, तो गुरुकुल में रह के भी जैसे घर पे बात करें तो घर वालों की टेंशन नहीं लेनी भाई, जो चीज़ें होनी है वो होनी है। हम यहाँ से हमारे जो कंट्रोलेबल चीज़ है ना वो कंट्रोल करनी है। बिल्कुल। जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। क्यों, अगर तुम बाहर आए हो तो फिर बाहर के हिसाब से ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे जो होगा जो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं। अब एक चीज़ है कि भाई मेरे पास जो अभी जो रिग्रेट है वो सबसे बड़ा ये है कि जैसे मेरे फादर नहीं है, और जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो मैं जिनको दिखाना चाहता था मेरे मामा जी थे। उन्होंने मेरे को मेरे जो पोटेंशियल उन्होंने देखा कि ये कर सकता है, तो उन्होंने मेरे को बाहर लेके गए। जितना हमारी मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये करा कि यार इस पे इन्वेस्ट करना ही है। तो आज ये चीज़ डिलेड होके आज ये जो चीज़ मिली है, तो मुझे ये ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार जिनको मैं दिखाना चाहता था आज वो मेरे साथ नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी है एक अपना टाइम सेट कर लो कि यार 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा मुझे इसमें करना ही करना है। जितना ज़्यादा डिले होगा बहुत सारी चीज़ें, लाइफ इज़ फुल्ली अनसर्टेन। तो ये है कि भाई जो भी करना है एक अपना टाइम बाउंड कर लो कि यार इतने में करना ही करना है, बाकी तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और सिलेक्शन होते हैं अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो आपका। भाई देखो, कंक्लूजन यही है सबका कि आप अपना बढ़िया मेहनत करते रहो, और जो पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे हैं भाई बच्चे को सपोर्ट करो ताकि वो सिलेक्शन आपके लिए निकाल के दे, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाओ। नंबर 2 बात कि टाइम बाउंड मैनर में तैयारी करो, लेकिन एक चीज़ मैं एज ए मेंटर इसमें डालूंगा, टाइम बाउंड मैनर में तैयारी 1.5 साल का मतलब है कि 1.5 साल आप मेहनत करो, 10-10 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि 1.5 साल आपने टाइम तो ले लिया लेकिन आप पढ़े हो 1.5 साल में से 2 महीने, तो फिर तब सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो 1.5-2 साल 1 साल अपना टाइम बाउंड मैनर में तैयारी करो कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे मुझे मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत कर दो एक बार, आपको रिग्रेट ना हो कि यार हाँ, मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं थी। ठीक है भाई, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। और भी जो बच्चे सिलेक्टेड है, रैंकर्स हैं, सीपीओ के जो सिलेक्शंस निकले हैं, सबसे मैं आपको मिलवाऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के जो हमने 2022 में सिलेक्शंस दिए थे, उन सबसे भी मैं जल्दी मिलवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहें मेंटर 365 गुरुकुल के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।